हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 3 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जून 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल का रिविजन करेंगे। कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था 1 मिनट में रिवाइज करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस और इसकी थीम थी लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। इसके अलावा 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ओपल सुचाता चुवांगश्री ने जीत लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ओपल सुचाता चुवांगश्री। इसके अलावा राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान ये 29 मई से शुरू हो चुका है, 12 जून तक चलेगा। उड़ीसा से शुरुआत की है केंद्रीय कृषि मंत्री ने। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव देहरादून में उत्तराखंड में आयोजित किया गया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 वाला ये होगा कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में। 2025 वाला हुआ था चाइना में। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन सांगली वार्ता इनमें से सिंगापुर में आयोजित किया गया। टी20 क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट नाम से एक्सरसाइज हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 15 नर्सों को प्रोवाइड किया है। इसके अलावा गोवा ये पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा पाने वाला दूसरा राज्य बन गया है मिजोरम के बाद। और उत्तर प्रदेश ने राजीव कृष्ण को अपना नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, इनका आपने रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इसकी सबकी पीडीएफ डिटेल के साथ क्विज ये सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलती है। एमजेटी ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट भी चलाया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट डेली एक आता है नया, तो आप उसको फ्री में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस साथियों 2 जून को मनाया जाता है। कारण ये है कि 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इसीलिए ये मनाया जाता है 2 जून 2014 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, यहाँ से कर लेना, नहीं तो समझोगे आंध्र प्रदेश ही लिख रहे हैं। तो तेलंगाना बना था उस टाइम तो 29वां राज्य, लेकिन चूंकि बाद में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख 2 टुकड़ों में करके, तो तब से वो दोनों यूनियन टेरिटरी हो गए तो एक राज्य की संख्या कम हो गई, तो इसलिए अभी राज्य संख्या है 28। लेकिन जब तेलंगाना बना था तब संख्या 29 हो गई थी कुछ सालों के लिए। ठीक है ना? तो अभी के लिए ये 28वें राज्य के रूप में आप कह सकते हो। तो 10 वर्षों तक ये भी डील हुआ था कि दोनों की राजधानी सेम रहेगी, यानी हैदराबाद ही रहेगी। एक्चुअली में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। जब तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद वाला हिस्सा चला गया तेलंगाना में। तो इसलिए तो ये कहा गया कि चलो अभी जब तक राजधानी के रूप में पूरी विकसित ना कर लिया जाए आंध्र प्रदेश में कोई, तब तक हैदराबाद ही रहेगी राजधानी। तो अगले 10 सालों तक हैदराबाद रहेगी, यानी 2024 में अभी हैदराबाद राजधानी हटी है आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अब पूर्णतया हो गई है अमरावती। राजधानी को लेकर के भी बहुत सारा वहाँ पर विवाद चलता रहा। पुराने जो मुख्यमंत्री थे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने तो एक बार कह दिया था कि हम 5 राजधानी बनाएंगे, फिर कहे नहीं नहीं 3 राजधानी बनाएंगे, फिर कहे नहीं विशाखापत्तनम को राजधानी बनाएंगे। लेकिन अभी जब वहाँ पर दूसरे चेंज होकर के आ गए हैं तो इन्होंने ये कहा है टीडीपी वालों ने कि अब हम बनाएंगे अमरावती को राजधानी, और ऑफिशियल बना भी लिया है। खैर, रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से ये तेलंगाना में सीएम है। तेलंगाना में यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तेलंगाना यहाँ दिखने को मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, 33 जिले हैं यहाँ पर, 119 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हुसैन सागर, निजाम सागर और भद्रकाली झील है। श्री सैलम टाइगर रिजर्व यहाँ भी पड़ता है, कंवल वन्यजीव अभयारण्य है। चार मीनार, गोलकुंडा का किला, बिरला मंदिर ये प्रमुख हैं। जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के गवर्नर। ठीक है जी, अगला 1 जून 2025 को किसको अंडमान और निकोबार कमांड का 18वां कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है? अंडमान और निकोबार का 18वां कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार कमांड के ये 18वें चीफ बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। आप यहाँ पर आर्टिकल देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा बिकम्स न्यू चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड।
भारत में ये अंडमान और निकोबार कमांड जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उस कमांड का नेतृत्व संभालेंगे। ठीक है, 18वें ये कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। ये हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त कौशल और रणनीतिक कमांड क्षमता बढ़ाने पर भारत के फोकस को नियंत्रित करेंगे। इससे पहले ये रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के ये महानिदेशक थे। और अंडमान निकोबार कमांड की बात करेंगे और 2001 में हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और, मैं आपको पिछले साल बताया था, एक लखनऊ में मीटिंग हुई थी, कॉन्क्लेव हुआ था रक्षा को लेकर के। उसमें ये बात निकल करके कि भाई अब टोटल सभी कमांड को ख़त्म करके केवल 3 कमांड बना दिए जाएंगे और ये तीनों ही ट्राई सेवा कमांड होंगे। वैसे अंडमान निकोबार में भी भारत का पहला ट्राई सेवा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, भारत का पहला ट्राई सेवा कमांड है यहाँ पर। ठीक है, भारत का पहला ट्राई सेवा कमांड है, ट्राई सेवा और ट्राई सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ट्राई सर्विसेज मतलब कि तीनों सेनाओं का एक साथ वहाँ पर एक साथ कोऑपरेट होता है। दूसरा खोला गया है अभी मुंबई में, रिसेंटली कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया था, याद हो अगर आपको, तो मुंबई में दूसरा खोला गया है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। और पहला कहाँ है, यहाँ अंडमान निकोबार में। लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात निकल करके आई थी कि अब बाकी सब खत्म करके 3 ऐसे कमांड बना दिए जाएंगे, थिएटर कमांड, जो ट्राई सर्विसेज वाले होंगे। ठीक है, देखा जाता है वो आगे होता है, कब तक होता है, लेकिन ये कहा गया था कि सारे कमांड जो है थिएटर कमांड वो मर्ज कर दिए जाएंगे। थिएटर कमांड एक प्रकार से मतलब आप यही समझो कि जैसे रेलवे जोन होता है ना, वैसे ही ये भी बटा हुआ है थिएटर कमांड में कि हाँ चलो इस रीजन को एयर कमांड ये संभालेगी और इस रीजन को ये संभालेगी। ऐसे ही जैसे रेलवे जोन बटा होता है ऐसे ये भी है थिएटर कमांड भी। चलिए, किस देश ने तियानवेन टू अंतर्ग्रही मिशन लॉन्च किया? तियानवेन टू, तियानवेन फर्स्ट याद है ना, तियानवेन फर्स्ट भी लॉन्च किया था चाइना ने, ये तियानवेन टू है। तियानवेन टू जो है ये चाइना ने लॉन्च किया है और ये एस्ट्रॉइड पर जाकर के स्टडी करेगा, उसका सैंपल लेकर के आएगा। एस्ट्रॉइड पर, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह आप जानते हो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, छोटे छोटे ही मतलब टुकड़े होते हैं, अनियंत्रित रूप से होते हैं, बहुत सारे टुकड़ों का समूह है। तो इन क्षुद्र ग्रह में कोई एक क्षुद्र ग्रह है, उसकी जाकर स्टडी करेगा और वहाँ से सैंपल लेकर के आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन होने वाला है और चाइना के लिए तियानवेन 2 मिशन नाम है इसका, इसको आप याद रखिएगा। ये एस्ट्रॉयड 2016H0HO3 ये एस्ट्रॉयड का नाम है, इससे जाकर सैंपल कलेक्ट करके लाएगा। ओके, इसको CNSL ने लॉन्च किया है। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। लॉन्ग मार्च जो है ये चाइना के रॉकेट का सीरीज का नंबर है, इसे याद रखिएगा। लॉन्ग मार्च से ही सब लॉन्च करता है ये, ठीक है। जैसे अपने पास GSL भी है, PSL भी है, तो ऐसे ही इनके पास ये है। जैसे SpaceX के पास फाल्कन 9 है, ठीक है। तो 10 वर्ष के लिए ये जाएगा, मिशन होगा। अगला, एक और ज़रूरी बात, स्ट्रेटेजी की ई बुक इंग्लिश में भी लगभग तैयार हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, जल्द ही लॉन्च हो जाएगी। हिंदी वाले में जो भी लेना चाहते हैं जा करके अभी ले सकते हैं। सैंपल्स वगैरह दिए गए हैं, वहाँ सैंपल के रूप में PDF अपलोड करी गई है, ठीक है ना। तो फ्री सैंपल डाउनलोड करके, जिसमें 10 पेज इसी में से रैंडमली ले करके दिया गया है। 32 चैप्टर्स हैं टोटल 31 चैप्टर हैं, सॉरी 31 चैप्टर हैं। कंप्यूटर भी इसमें है और पूरा कंप्लीट आपका स्टैटिक जो है ये कंप्लीट होता है ग्राफिक्स के माध्यम से और इमेजेस के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से काफ़ी स्मूथली बनाया गया और काफ़ी पसंद भी आ रहा है लोगों को। आप इससे जाकर MZT ऐप से ले सकते हो। और ये जो डेली मॉक टेस्ट चल रहा है इसमें फ्री में इनरोल कीजिए। फ्री मॉक टेस्ट जो है ये जा कर के आप सॉल्व कर सकते हैं डेली का डेली, ठीक है। चलिए, ये सब आपको MZT ऐप पर ही मिलेगा। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लुइस मोंटेनेग्रो, इनको कहाँ का दोबारा से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? लुइस मोंटेनेग्रो ये बन गए हैं साथियों पुर्तगाल के एक बार फिर से प्रधानमंत्री। लुइस मोंटेनेग्रो, ये आप देख सकते हो, ये एक बार फिर से ये बनेंगे। गवर्नमेंट का पद देखेंगे, 30 मई को इनको नियुक्ति की गई। ये राइट विंग के डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता हैं, ठीक है ना, दक्षिणपंथी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होती है। यूरो यहाँ की करेंसी होती है। मार्सेलो रिबेलो डी सूजा यहाँ के राष्ट्रपति हैं।
प्रधानमंत्री कौन? लुइस मोंटेनेग्रो। अब पुर्तगाल कहाँ पड़ता है? तो पुर्तगाल मैप में अगर आप देखोगे तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप यूरोप में आओगे तो यूरोप साइड में ना स्पेन बड़ा सा देश दिखेगा, फ्रांस के नीचे स्पेन, स्पेन के बगल में ही ये छोटा सा देश दिख जाएगा आपको पुर्तगाल। ये वही देश है जहाँ से वास्को डिगामा आया था सबसे पहले भारत। ये ऐसे ऐसे दक्षिण अफ्रीका को पार करते हुए नीचे पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए दक्षिण अफ्रीका को पार करते हुए ऐसे ऐसे आकर के तब कालीकट केरल पहुंचा था। ठीक है ना, नीचे से, क्योंकि तब ये सुएज नहर वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो ये उसका रूट था और यही अंग्रेजों का भी, ब्रिटिशर्स का भी रूट हुआ करता था इंडिया में आने का। खैर, पुर्तगाल सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे भारत में, सबसे अंत में गए। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना गोवा राज्य स्थापना दिवस, ठीक है, तो गोवा में बसे थे लास्ट में। 26वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो 26वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, इसमें पदक तालिका में भारत रहा दूसरे स्थान पर आफ्टर चाइना। चाइना रहा फर्स्ट पर और भारत रहा सेकंड पोजीशन पर। ठीक है ना, फाइनल मेडल टेबल आ गई है और भारत को टोटल 24 मेडल में 8 गोल्ड मिले हैं, 10 सिल्वर मिले हैं, 6 ब्रॉन्ज मिले हैं। टोटल 24 मेडल के साथ भारत रहा है सेकंड टॉप पर। ठीक है, चाइना टॉप पर रहा, 32 मेडल आए हैं। गुलवीर सिंह जैसे बात करें 10,000 मीटर की दौड़ में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते थे। कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया के गुमी में। 27 से 31 मई तक 26वां संस्करण हुआ था। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ये आयोजित होती है। अगला, हाल ही में स्पेन के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट, ये इससे किसे सम्मानित किया गया? तो स्पेन का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक है जो स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट। तो इससे सम्मानित की गई हैं सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स आप जानते हो, ये यूएस की महान टेनिस खिलाड़ी थी। अब ये रिटायरमेंट ले चुकी हैं, संन्यास ले चुकी हैं। तो इनको सम्मानित किया गया है स्पेन में। ठीक है ना, अपने ज़माने की ये टॉप लेवल की ये टेनिस प्लेयर हुआ करती थी, यूएसए की थी। इनको 50,000 यूरो की, जिसकी अगर भारत में बात करें, क्योंकि एक यूरो लगभग 100 रुपये के आसपास चल रहा है, तो लगभग 50 लाख रुपए की नगद राशि वाला ये पुरस्कार मिला है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट। लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने पहला ओलंपिक सिंगल गोल्ड जीता था अपना। ओके, चलिए अगला, ये स्पेन के द्वारा दिया जाता है, याद रखना। और अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू खरीदने की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? तो तंबाकू खरीदने, जो टोबैको के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे बीड़ी सिगरेट गुटखा, ये सब टोबैको के जो प्रोडक्ट हैं, इनको पहले तो बैन लगाया गया था। फिर इसके बाद क्या किया गया, 18 वर्ष से एज लिमिट बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। मतलब कि 21 वर्ष के ऊपर वाले जो होंगे वही खरीद पाएंगे, 21 वर्ष से नीचे वाले नहीं खरीद पाएंगे, उनके लिए पूरी तरीके से बैन है। अगर खरीदते हुए पकड़े गए तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसा किया है कर्नाटका ने। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। देखिए, कर्नाटका रेज लीगल एज टू बाय टोबैको प्रोडक्ट्स टू 21, ये रेज कर दिए हैं। अब 18 वर्ष पहले किए थे, अब 21 साल से बढ़ा करके कर दिए हैं। और हुक्का बार्स को बैन कर दिए हैं जितने भी वहाँ पर हैं। खैर, होटल, रेस्टोरेंट, हवाई अड्डे, इनमें धूम्रपान क्षेत्र जो है छोड़कर सार्वजनिक तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा ही दिया गया है। युवाओं में तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए किया गया था। अभी तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, कब मनाया गया भाई? तंबाकू निषेध दिवस, निषेध दिवस, और उसी दिन ये फैसला लिया गया है 31 मई को। ठीक है ना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, इसे याद रखना। तो अब 21 साल के ऊपर वाले ही खरीद पाएंगे। जुर्माने की राशि में भी 5 गुना वृद्धि कर दी गई है पकड़े जाने पर। अगला, हाल ही में किसको वित्त वर्ष 2026 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राजीव मेमानी। राजीव मेमानी ये साथियों ईवाई इंडिया के चेयरमैन और सीईओ हैं। ये 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए होंगे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष। हर साल नियुक्ति होती है, एक एक साल के लिए नियुक्ति होती है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का के निदेशक की। अब ये नियुक्ति में कोई ऐसा नहीं होता है कि इनको सैलरी मिलेगी या अलग से कुछ बढ़िया वो मिलेगा। कुल मिलाकर आप ये समझो ना, जैसे जैसे एक यूनियन होता है ना हर चीज़ का, वैसे ये इंडियन इंडस्ट्रीज़ का एक यूनियन है।
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो जो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं सब अलग अलग, उन्हीं में से समय समय पर एक एक साल के लिए नियुक्ति दे दी जाती है। जैसे भारतीय बैंक संघ होता है, जैसे बार एसोसिएशन होता है वकीलों का, ऐसे ही अलग अलग जो भी बहुत सारे यूनियन होते हैं हर डिपार्टमेंट में। इंडस्ट्रीज में सब कुछ फेयर तरीके से हो, सब कुछ ठीक ठाक से हो, इसलिए यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तो इस वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है इनको, राजीव मेमानी को। ये ईवाई इंडिया के चेयरमैन और सीईओ हैं। किसकी जगह पर आए हैं? संजीव पुरी की जगह पर आए हैं, जो आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन थे, और ये पिछले साल के लिए थे, यानी कि 2025 के लिए थे। ठीक है। तो आर मुकुंदन टाटा केमिकल्स और सुचिता एला भारत बायोटेक, इनको दोनों को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में हुई थी, इसको याद रखना। अगला, भारतीय वायुसेना में पश्चिमी वायुसेना कमान का वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे बहुत सारे रेलवे जोन बटे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर वायुसेना कमान भी बटे हुए हैं। तो ऐसे पश्चिमी वायुसेना कमान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसके वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। कौन? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह, एयर मार्शल जसवीर सिंह अम्मान टेक्स ओवर ए सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर वेस्टर्न एयर कमांड। ओके। तो पश्चिमी वायुसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, और ये सबसे पुराने एयर कमान में से एक माना जाता है। और ये इतने दूर में फैला हुआ है, मतलब आप समझो कि इसके अंदर 50 बेसेज आते हैं, 50 एयरबेस आते हैं इसके अंतर्गत भारत के। ठीक है। तो बहुत विस्तृत रूप से है, तो कभी भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये एयर कमान जो है अपना भूमिका जरूर ही अदा करता है। खैर, अगर हम लोग यहाँ पर एयर मार्शल जसवीर सिंह मान की बात करें, तो इन्हें एवीएसएम यानी अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, वायुसेना पदक, ये सब मिल चुका है। अगला, किस शब्द की सही स्पेलिंग बताकर फैजान जाकी ने नेशनल स्पेलिंग बी के का खिताब जीता? तो फैजान जाकी भारतीय मूल के हैं, नेशनल स्पेलिंग बी, ठीक है ना, ये भारतीय मूल के बच्चों के बीच होता ही है बेसिकली। तो इन्होंने बताया था, इक्लेसिसमेंट का इन्होंने सही स्पेलिंग बताया था, इक्लेसिसमेंट। ठीक है। तो इसका सही स्पेलिंग बताया था, और इसकी वजह से फैजान जाकी बन गए हैं इस बार के नेशनल स्पेलिंग बी के विजेता। नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता ये अमेरिका में होती है, और ये अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों की बच्चों के लिए होती है। ठीक है। 13 वर्षीय भारतीय अमेरिकी छात्र हैं, तो फैजान जाकी, इन्होंने 21वें राउंड में इसकी सही स्पेलिंग बताई, और उसके बाद स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग भी खिताब जीत लिया है। तो इसमें $50,000 मिलता है, एक पदक मिलता है, ट्रॉफी मिलती है। पिछली बार ये सेकंड पोजीशन पर थे, इस बार ये विजेता बन गए हैं, इस बार नहीं चुके हैं। क्लियर है? तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। जो लोग जीएस सफलता बैच 4.0 में ज्वाइन होना चाहते हैं वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्लासेस डेली चल रही हैं। आगे आने वाले 2 दिनों में हो सकता है आपको वीडियो ना मिले, कारण ये है घर पर फंक्शन है शादी का, तो वहाँ पर जाना है, और उसके बाद फिर इसी वजह से अभी आप देख रहे हो पिछले दिनों में यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं आ पा रही हैं। उसके बाद 2-3 दिनों तक, क्योंकि देखो जब शादी वादी वगैरह का माहौल रहता है तो फिर रिकॉर्डिंग करने में और ऐसे में बन नहीं पाता है समय सिचुएशन। 2-3 दिन बाद इसके बाद आपको मिलेगी पीपीटी मोड पर, ठीक है ना, अगले 2-3 दिनों तक। उसके बाद फिर मैं डिजिटल बोर्ड पर आपको दूंगा क्लास। ठीक है। तो यानी कि ये समझ लो कि आगे 4-5 दिनों तक आपको टैबलेट मोड में मिलने वाली है क्लासेस। ठीक है। तो इसके लिए पैनिक मत करना। इसके बाद अब आएंगे तो उसके बाद फुल फ्लेज तरीके से लगेंगे, और उसके बाद आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पर भी वीडियोज़ मिलेंगी, बाकी भी जो बहुत सारी चीज़ें मंथली वगैरह की पेंडिंग हैं वो भी आपको मिलेंगी, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है ना, दोबारा से। चलिए, और एक बात याद रखना, जीवन में उतार चढ़ाव लगता रहता है हमेशा, तो बस आपको डटे रहना होता है, पिच पर टिके रहना होता है, हर बॉल पर हिट नहीं किया जाता है, और कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको रुके रहना है, स्कोर अपने आप बढ़ता रहेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए कभी भी आप हार मत मानो, जब डाउन फेज चल रहा है रुके रहो, थोड़ा सा सब्र करो, सब चीज़ें मिलेंगी। गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ये मैंने कल पूछा था, तो कोंकणी होती है। कनाडा की राजधानी क्या होती है? ओटावा होती है। आज आपको क्या बताना है? सरकार ने देश में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? अभी कल की वीडियो मैंने बताया था, आप बताइएगा कमेंट करके। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला वार्ता, इसका 22वां संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर करना। इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।